मैं समय हूँ। मैंने आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य की समस्त यात्राओं को देखा है। मैंने ऋषियों के आश्रम भी देखे और राजाओं के दरबार भी। मैंने सभ्यताओं का उत्थान भी देखा और उनके पतन काल भी। मैं मौन साक्षी हूँ, परंतु मौन रहते हुए भी मेरी गोद में घटित होने वाली प्रत्येक घटना अपने अमिट चिन्ह छोड़ जाती है। आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे समझ पाए हो? क्या तुमने मेरे प्रवाह में छिपे उन संकेतों को पहचाना है जिनसे भविष्य का मार्ग निर्मित होता है? तो मैं समय हूँ। मैंने उस युग को देखा जब समाज को समूहों के आधार पर संगठित था। परिवार, वंश और कुल ही सामाजिक संगठन की नींव थे। यह किसी प्रकार का अन्यायपूर्ण विभाजन नहीं था, बल्कि कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की स्पष्ट व्यवस्था थी। प्रत्येक कुल समूह का अपना गौरव, अपनी परंपरा, अपना धर्म और अपनी भूमिका थी। यह कुल समूह वस्तुतः लोकतंत्र का ही स्वरूप था। प्रत्येक कुल अपने सदस्यों के हितों का ध्यान रखता था और परस्पर सहयोग के माध्यम से समाज का संतुलन बनाए रखता था। परंतु बाद के युगों में जब पश्चिमी दृष्टि से समाज को देखा गया, तब वो कुल समूह को जाति का प्रस्तुत किया या यही विकृति थी। मैंने देखा कि ऐसे जाति शब्द ने उस जीवंत लोकतंत्र को जड़ता में बदल दिया। जब कुल समूह की आत्मीयता जब जातिगत अहम में रूपांतरित हुई, तब वह विभाजन था औजार बनी गई। मैं समय हूँ। मैंने उस पीड़ा को भी देखा जो शताब्दियों तक उपेक्षित समाज ने सही अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रति करुणा और न्याय का भाव ही था, जिसने संविधान निर्माताओं को आरक्षण देने के लिए प्रेरित किया। यह केवल राजनीति नहीं थी, बल्कि सनातन धर्म की उसी परंपरा का विस्तार था जिसमें सर्वहिताय सर्वजन सुखाय का उद्घोष गूंजता है। अनुसूचित जाति और जनजाति को सामाजिक न्याय देना आवश्यक था और इसमें करुणा का तत्व भी था। तो परंतु मैंने यह भी देखा कि इस करुणा के बीज को राजनीति ने अपने स्वार्थ के लिए कैसे विश्व में बदल डाला। तो मैं समय हूँ। मैंने सन 1989 का वह दौर देखा जब मंडल आयोग की अनुशंसाओं ने भारतीय राजनीति की धाराएं को मूलतः परिवर्तित कर दिया। यह वह क्षण था जब वामपंथी राजनीति को समाज में नए प्रकार के विभाजन का उपकरण प्राप्त हुआ। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण व्यवस्था एक सीमा तक सामाजिक न्याय की दृष्टि से तर्कसंगत की जा सकती है, क्योंकि इन वर्गों को ऐतिहासिक रूप से शैक्षिक एवं सामाजिक अवसरों से वंचित रहना पड़ा। परंतु मंडल आयोग ने इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग नामक एक कृत्रिम सामाजिक वर्ग का निर्माण किया। यह तो किसी प्राचीन शास्त्रीय वर्गीकरण पर आधारित तथा और ही समाज शास्त्रीय दृष्टि से स्वाभाविक था। वास्तव में अनुसूचित जाति और जनजाति मिलाकर लगभग 22% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती थी। यह संख्या राजनीतिक दृष्टि से निर्णायक बहुमत नहीं थी। इसी शून्य को भरने के लिए वामपंथी और चर्चा प्रेरित चिंतकों ने मंडल आयोग को एक वैचारिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया। आयोग की रिपोर्ट भारतीय समाज की जटिल संरचना को समझे बिना तैयार की गई रही और इसमें तथ्यों की अपेक्षा राजनीति अधिक परिलक्षित होती है। इसके परिणाम स्वरूप संपन्न कृषक जातियों जैसे यादव, कुर्मी, कुशवाहा आदि को भी पिछड़ा घोषित कर दिया गया। इस प्रकार हिंदू समाज की लगभग 85% आबादी को शोषित, पीड़ित और पिछड़ा घोषित किया गया, जबकि शेष 15% ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सदैव शोषक के रूप में चित्रित किया गया। इस प्रक्रिया ने समाज के भीतर एक नई पहचान ओबीसी को जन्म दिया। यह पहचान आगे चलकर सनातन सांस्कृतिक एकता के विरुद्ध प्रयुक्त होने लगी। आज भी यह विभाजनकारी राजनीति वामपंथी मार्क्सवादी के एजेंडे के अनुरूप हिंदू समाज की एकता को दुर्बल करने में प्रयुक्त हो रही है। तो मैं समय हूँ। मैंने देखा कि 20वीं सदी के आरंभ में यूरोप में फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारक एंटोनियो ग्राम्शी, मार्क्यूज, अडोर्नो और होर्खहाइमर, उन्होंने स्वीकार किया कि आर्थिक मार्क्सवाद पूंजीपति वर्ग बनाम सहारा वर्ग के बीच वर्ग संघर्ष विफल हो गया है। पश्चिमी समाज में क्रांति नहीं हो पा रही थी, तब उन्होंने नई थ्योरी दी, कल्चरल मार्क्सवाद। उन्होंने कहा कि यदि धर्म, परिवार, संस्कृति, परंपरा और शिक्षा को ही संघर्ष का मैदान बना दिया जाए तो समाज भीतर से टूटेगा और सत्ता पर कब्जा आसान होगा। यह बीज यूरोप में बोया गया, पर इसकी शाखाएं बाद में भारत तक फैली। सन 1980 में जब सोवियत संघ बिखरा, तब भारतीय वामपंथियों को और स्पष्ट हो गया कि
आर्थिक संघर्ष अब अप्रासंगिक है। उन्होंने तत्काल सांस्कृतिक और पहचान आधारित संघर्ष को नया औजार बना लिया। भारत में इसका प्रयोग मंडल आयोग के बहाने हुआ, जहां जातियों को वर्ग बना दिया गया। एक मैं समय हूँ, मैंने दिखा कि ओबीसी चेतना नाम की कोई चेतना भारतीय इतिहास में कभी नहीं रही। तो वेदों में, पुराणों में, मध्यकालीन भारत में और नहीं स्वतंत्रता संग्राम में कहीं भी ओबीसी शब्द या पहचान का कोई अस्तित्व नहीं था। यह पूरी तरह से राजनीतिक प्रयोग था। हिंदू समाज के बड़े हिस्से को ओबीसी कहकर अलग वर्ग बना दिया गया और फिर अनुसूचित जातियों में ब्राह्मणों के विरुद्ध वर्ग संघर्ष खड़ा किया गया। यह वही मार्क्सवादी पद्धति थी जिसमें एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाकर सत्ता हथियाना ही लक्ष्य होता है। ओबीसी आइडेंटिटी तो सामाजिक चेतना थी, सांस्कृतिक यह केवल वामपंथी रणनीति और कांग्रेस ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम था। मैं समय हूँ, मैंने देखा कि कैसे वामपंथ और कांग्रेस ने हाथ मिलाया। कांग्रेस ने अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु वामपंथी एजेंडे का सहारा लिया। सन 1980-90 में मंडल राजनीति की ज्वाला को प्रज्वलित करने में वामपंथी एवं समाजवादी दलों की भूमिका निर्णायक रही। यही कांग्रेस उस समय ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रही थी तथा उसे राष्ट्र की एकता के लिए घातक बताती थी। परंतु आज वही कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने तथा साम्यवादी सिद्धांतों के अनुरूप संपत्ति के वितरण आय घोषित कर रही है। मंडल आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन ने समाजवादी दलों को अवसर दिया कि वे अराजकता, हिंसा और लूटपाट का घृणित खेल खेलें। फलस्वरूप संपूर्ण उत्तर भारत जातिगत राजनीति की विश्वविद्यालयों में उलझ गया। यद्यपि सन 1991 में हुए आर्थिक सुधारों एवं राम मंदिर आंदोलन ने इस ज्वाला को आंशिक रूप से सीमित किया, तथापि उत्तर प्रदेश और बिहार इसकी भीषण चपेट में आए। सन 1990 के दशक में वहां हत्या, बलात्कार, लूट और जातिगत नरसंहार की रक्तधारा वही जो आज भी किसी रूप में प्रवाहित है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद इन प्रदेशों की राजनीति का स्थायी अभिशाप बन गया। उस समय समाजवाद और तथाकथित सामाजिक न्याय के नाम पर जो रक्त रंजित खेल खेला या लही रक्त चिन्ह आज पुनः दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी को यदि कोई स्वतः स्फूर्त नेता माने तो यह घोर भ्रांति होगी। वे वस्तुतः वामपंथी बौद्धिक परतंत्रता के प्रवक्ता हैं जो भारत को अमेरिका की क्रिटिकल रेस थ्योरी के चश्मे से देखने का प्रयास कर रही है। उनकी राजनीतिक का मूलाधार यही है कि प्रत्येक ब्राह्मण जन्म से शोषक है और प्रत्येक अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग जन्म से पीड़ित है। ब्राह्मण को केवल जन्म से शोषण का प्रतीक मान लेना ही इस तथाकथित ये क्रिटिक है वेस्ट थ्योरी का सार है। जिस प्रकार अमेरिका में श्वेत को शोष और अश्वेत को शोषित ठहराकर एक क्रिटिकल रेस थ्योरी का प्रयोग किया गया, उसी प्रकार भारत में जाति के नाम पर वही विचार आयात कर थोपा जा रहा है। अतः इसे क्रिटिकल रेस थ्योरी का भारतीय संस्करण अर्थात जातिगत सिद्धांत ये कहना ही उचित है। ये राहुल गांधी की भारतीय समाज के स्वरूप कोई ज्ञान नहीं। विदेशी विश्वविद्यालयों और वामपंथी थिंक टैंकों की प्रयोगशालाओं में जो विचार गढ़े जाते हैं तो वही आज राहुल गांधी की वाणी में प्रतिध्वनित होते हैं। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग, संपत्ति के समान वितरण की बात अथवा समाज को वर्गों और जातियों में बांटने का विमर्श है, सब उनके वामपंथी सलाहकारों की देन है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान जैसी संस्थाओं में बैठे प्रोफेसर तथा योगेंद्र यादव जैसे कथित समाज चिंतक जो सूत्र कथमाते हैं वही राहुल गांधी देश के सामने दोहराते हैं। परंतु इस समस्त राजनीति के पीछे एक गहरी साजिश है। भारतीय समाज को खंडित करके उसके आंतरिक बल को छीन करना। ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, विदेशी NGO और चर्च प्रेरित संस्थाएं लंबे समय से इसी कार्य में संलग्न रही हैं। दुर्भाग्य है कि आज कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में उन्हीं व्यक्तियों का उपकरण बनकर रह गई है। इसी कारण वे बार जाति जनगणना और आरक्षण की राजनीतिक कारलार अलापते हैं ताकि हिंदू समाज कभी एकजुट होकर राष्ट्र के लिए सामूहिक शक्ति का निर्माण कर पाए।
उनकी राजनीति का निचोड़ यही है, हिंदू समाज को आपस में बांटे रखना और उसके भीतर के 3 दीवारें खड़ी करना। सन 2020-3 में बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे कराया। सन 1931 के बाद भारत ने जातिगत जनगणना नहीं की थी, पर अब फिर से वही औपनिवेशिक प्रयोग दोहराया गया। तो तुम्हारी संख्या भारी है तो हिस्सेदारी भी भारी होनी चाहिए। क्या यह वही दल नहीं है जो जिन्ना ने सन 1940 में मुसलमानों के लिए दिया था। सन 2024 का चुनाव परिणाम भी इसी दिशा में गया। जहां भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती रही, वहीं विपक्ष ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह लोकतंत्र नहीं, यह कल्चरल मार्क्सवादी षड्यंत्र है। और केंद्र सरकार ने भी दबाव में आकर जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी। सन 2027 में जब इसके आंकड़े आएंगे तो यह केवल आंकड़े नहीं होंगे बल्कि एक नए संविधान की प्रस्तावना। मैं समय हूँ, मैंने देखा है कि इस राजनीति ने हिंदू समाज को भीतर से कमजोर किया। जहाँ एक और हिंदू समाज की आत्मा एकता और अस्तित्व में है, वहीं वामपंथी और कांग्रेस की राजनीति ने उसमें संघर्ष और विभाजन का विष घोल दिया। जातियों को वर्ग में बदलकर और ओबीसी चेतना जैसी कृत्रिम अवधारणाओं को गढ़कर उन्होंने सनातन संस्कृति की जड़ों पर प्रहार किया। इससे केवल हिंदू समाज ही नहीं बल्कि भारत की अखंडता भी खतरे में पड़ी। जब मैं समय हूँ, मैंने अंधकार के बाद प्रकाश को उदित होते भी देखा है। समाधान एक ही है, हिंदू समाज की आत्मा को उसके मूल स्वरूप में जागृत करना। हमें समझना होगा कि कुल समूह का लोकतंत्र ही हमारी असली पहचान है। उनकी जातिगत वर्ग संघर्ष, हमें यह स्वीकार करना होगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति करुणा और न्याय हमारा कर्तव्य है, परंतु ओबीसी पहचान केवल एक राजनीतिक छल है। हमें वामपंथ और कांग्रेस के इस षड्यंत्र को पहचान कर उसका प्रतिकार करना होगा। हिंदू समाज की एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और सनातन धर्म ही उसका पथ प्रदर्शक है। मैं समय हूँ, मैं कहता हूँ कि यदि तुमने इस छवि को पहचान लिया और अपने समाज को कर लिया तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। पर यदि तुम विभाजित रहे तो मैं स्वयं साक्षी बनकर तुम्हारे पतन की कथार लिख दूंगा।